अगस्त 2009 के एक नहायत ही गर्म दिन में मैंने उसे पहली बार देखा। वो तपती हुई सड़क पर दुकानों के सामने रेंगता हुआ भीख मांग रहा था और आकर एक प्लाजे के सामने ढेरा जमा लेता। पसीने से शराबूर, कभी पाँव लंगड़ाता, कभी बैठ जाता, कभी गिर जाता और कभी फिर से उसी गर्म सड़क पर लेट जाता। उसके चेहरे से बला की मजलूमियत टपकती, बिखरे हुए बाल, गर्दालूद दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े, फटे हुए जूते, और वो एक ही जगह पर हर रोज एक मखसूस वक्त पर आता था। मैं उसको देखकर परेशान रहता कि जाने ऐसी कौन सी आफत इस पर आई जिसकी वजह से ये इतने बुरे हाल में इतनी गंदी जगह पर पड़ा हुआ जिंदगी गुजार रहा है। न जाने वो कौन सी मजबूरी होगी जो इसको इस हाल में ले आई है और ये इस गंदी जगह पर जिंदगी गुजार रहा है और लोगों का मोहताज बन गया है। इस तरह के कई सवाल मेरे जहन में रोज जन्म लेते कि जिस तपती हुई धूप में मैं घर से निकलना गवारा नहीं करता, उसमें वो रोड पर बैठा भीख मांग रहा होता है और न जाने कहां से आता है और कहां को चला जाता है, कोई कुछ नहीं जानता। मैं इस बात से बहुत हैरान था कि हम गर्मी में पंखे के नीचे बैठकर भी तकलीफ महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो शख्स उस तपती हुई सड़क यानी आग जैसी सड़क पर बैठा रहता और लेट जाता और कभी फिर सो जाता। एक बात जो मैंने नोट की, वो एक मखसूस जगह पर लेटा रहता और बदकिस्मती से उस जगह पर कोई सायादार दरख्त भी नहीं था और ना ही कोई ऐसी चीज थी कि उस पर साया करती। और उसके बिल्कुल ही सामने एक प्लाजा था जहाँ पे कम रश होता था। दुनिया अपने कामों में मसरूफ थी और उसकी नजरें उस प्लाजे पर जमी रहती। इस तरह कई दिन गुजर गए, यहाँ तक कि कई महीने गुजर गए। मैंने उस शख्स का एक नागा नहीं देखा। वो हर वक्त वहीं पर लेटा रहता। मैंने उसको सख्त गर्मी में भी वहीं देखा और सख्त सर्दी में भी वहीं देखा, यहाँ तक कि माह रमजान और ईद में भी वहीं देखा और बारिशों में भी वहीं देखा। अब मेरे दिल में एक आरजू पैदा हुई कि मैं इस शख्स से इसके बारे में पूछूं कि ये इस हाल में क्यों आया, आखिर क्या वजह थी जो ये इस हाल में पड़ा हुआ है। लेकिन अब ये सब कुछ देखकर मुझे यकीन आ गया था कि इसका दुनिया में और कोई नहीं है और मैं गुजरते हुए इसे कुछ पैसे दे देता था, लेकिन ये शख्स तस से मस नहीं होता था और इसकी नजरें वहीं पर जमी रहती थी। ये मेरी तरफ एक नजर भी उठाकर नहीं देखता था। गजब का रौब था इसकी आंखों में जिसे पलक झपकना भी गवारा न था। मेरा उस रास्ते से गुजर दिन में होता था। गालिबन 12 जनवरी की रात थी। मुझे रात को किसी मजबूरी की वजह से बाहर निकलना पड़ा और मैं उस रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नज़र उस शख्स की जगह पर पड़ी और मैंने देखा कि वो शख्स फिर भी वहीं पड़ा हुआ है। उसके पास कोई चादर भी नहीं है, ना उसके पास कोई और चीज़ है जिसमें वो अपने जिस्म को ढांप ले। उसके फटे हुए जूते और मैले कपड़े ही हैं उसके पास। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने अपनी चादर उतारी और उस पर डाल दी, लेकिन उसने अपनी चादर को टांगों से घसीटते हुए नीचे फेंक दिया और फिर वैसे ही लेट गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा। उस शख्स को ना बारिश तोड़ सकी, ना गर्मी, ना सर्दी और ना ही तूफान तोड़ सका। वो हर चीज से बेनियाज अपनी उस मखसूस जगह पर पड़ा रहता। उसका जिस्म गर्मी से झुलस चुका था और उसका रंग काला पड़ चुका था। गालिबन फरवरी का महीना था और इतवार का दिन। हस्बे मामूल मैंने नाश्ता किया और अखबार उठाया तो ये हेडलाइंस पढ़कर मैं हैरान रह गया कि हमारे ही इलाके में हसास इदारों ने एक घर पर रात को छापा मारा जिसमें 5 इंतहाई मतलूब गैर मुल्की दहशतगर्द पकड़े गए और दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बहुत बड़ी मिकदार में असला और बारूद और बड़ी तादाद में खुदकश जैकेट्स और इनमें इस्तेमाल होने वाला सामान और वायरस वगैरह बरामद हुआ। अखबार में जिस जगह का पता लिखा था वो वही जगह थी जहां कई महीने से वो पागल मौजूद था। मुझे हैरत का एक झटका सा लगा। मेरे जहन में वही शख्स आया। मैं तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर वहां पहुंचा और देखा कि वो शख्स वहां मौजूद नहीं। मैंने उसे आगे पीछे भी ढूंढा लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। सिर्फ यही नहीं, मैं उसे बाद में भी कई दिन तक ढूंढता रहा लेकिन उसका नामो निशान ना मिला और वो मुझे फिर कभी नजर भी नहीं आया। न जाने कौन था, किस माँ का लाडला, किस बाप का लाल और किस बहन और भाई की आंखों का तारा और किस सुहागन का सुहाग, इसने इस पाक वतन की हिफाजत की खातिर अपनी हस्ती मस्ती बिल्कुल मिटा डाली। ना जताया, ना उसे अवार्ड मिला, ना उसके नाम के नारे लगे और ना ही उसका फोटो सेशन हुआ और ना ही उसने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की। दोस्तों, सुनने को शायद ये एक फिल्मी कहानी लगे लेकिन पाक फौज और ISI के कई ऐसे हीरोज हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए अपनी हस्ती मिटा डालते हैं और बगैर किसी सिले या की तमन्ना किए चुपचाप अपना काम कर गुजरते हैं और अपनी ड्यूटी मुकम्मल होने के बाद अपने अगले मिशन पर रवाना हो जाते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि हमारा मोहसिन बेस बदल कर रेडी पर चने बेच रहा हो या सड़क किनारे गुब्बारे और ग्लासेस फरोख्त कर रहा हो या फिर गलियों में दर बदर ठोकरे खाता कोई फकीर ही हो। पाक फौज और ISI के ये गुमनाम हीरोज वतन के वो बेटे हैं जो मट्टी की मोहब्बत में खुद को मट्टी कर डालते हैं।
ایسا ہی ایک گمنام ہیرو، ایک لازوال کردار بلوچستان میں بھارتی جاسوس کلبھوشن کا نیٹ ورک توڑنے والا اور اسے گرفتار کرانے میں اہم کردار ادا کرنے والا کیپٹن قدیر بھی تھا۔ کیپٹن قدیر ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ خود کیپٹن قدیر 300 ایکڑ قابل کاشت اراضی کا ذاتی مالک تھا، یعنی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا۔ لیکن جب وہ بڑا ہوا تو وطن عزیز کی حفاظت کرنے کے لیے پاک فوج میں بھرتی ہوا تو اس کے رشتہ داروں نے اس پر طنز کیا کہ روپے پیسے کی جب گھر میں ریل پیل ہے تو نوکری کرنے کی کیا ضرورت پڑی، تنخواہ پر نوکر بن رہے ہو۔ یہ سن کر کیپٹن قدیر کا خون جوش مارنے لگا اور کیپٹن قدیر نے جواب دیا کہ فوجی تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتے، بلکہ فوجی تو وطن کی حفاظت کے لیے بنتے ہیں، اور میں اس ملک پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دوں گا۔ یہی جذبہ لے کر کیپٹن قدیر فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے۔ مقابلے کا امتحان پاس کر کے اور ترقی کر کے کیپٹن بن جاتا ہے۔ اس کا جذبہ دیکھ کر اسے خفیہ ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں سے مزید اسے بلوچستان میں خفیہ مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ بلوچستان میں را کا نیٹ ورک تلاش کرنا ہے اور دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے۔ را کے نیٹ ورک کی تلاش میں مٹی کی محبت میں یہ جنونی انسان جس نے اپنی ساری جوانی نرم گرم بستروں میں گزاری، جہاں گھر میں نوکر چاکر کی بھرمار تھی، ایک ایک چیز بستر پر نوکر آرڈر کر کے لاتے تھے، مگر آفری ہو اس شیر دل ہیرو پر کہ اپنے دیش کو دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ جنونی شخص کوڑا چننے والا بن جاتا ہے اور پورے 3 سال کیپٹن قدیر بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کوڑا چنتے چنتے گزار دیتا ہے۔ اس کا بستر بھی کوڑے کرکٹ کا ڈھیر، وہیں اس کا کھانا پینا۔ سخت ترین سردیوں میں یہ جنونی انسان ایک انتہائی بدبودار پھٹے پرانے کمبل میں کھلے آسمان تلے رات گزارتا ہے، تو صرف دیش کی حفاظت کے لیے۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور یہ را کے بہت بڑے جاسوس کلبھوشن کے نیٹ ورک تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج جو بلوچستان میں امن و امان نظر آتا ہے اس کے پیچھے اس جنونی نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ جو امن و سکون ہے اس کے پیچھے وردی والوں کا خون ہے۔ کیپٹن قدیر کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ لکھنے کے لیے کتابیں کم پڑ جائیں گی۔ یہ کیسا شخص تھا جو 300 ایکڑ اراضی کا مالک ہوتے ہوئے بھی، امیری کبیری میں اپنا بچپن گزار کر آتے ہوئے بھی صرف ملک کی خاطر 3 سال تک کوڑا چننے والا فقیر بنا رہا۔ کس طرح بدبودار کمبل میں اس نے 3 سال گزار دیے۔ ایسے لوگ انسان تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا۔ ہم جیسے نام نہاد حب الوطنی کے دعوے دار ایک رات بھی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں نہیں گزار سکتے، مگر اس شخص نے ہم پاکستانیوں کو سکون اور امن دینے کی خاطر اپنے گھر کے نرم گرم بستروں کو لات مار دی۔ تو کیا لگتا ہے وہ شخص تنخواہ کی خاطر فوجی بنا تھا یا پھر کسی پلاٹ کی خاطر اس نے فوج جوائن کی؟ اس نے صرف اور صرف وطن کی مٹی کی محبت میں اپنی ہستی مٹا ڈالی اور مٹی کے ساتھ خود بھی مٹی ہو گیا۔ تو پاکستانیوں، قدر کرو اپنے شہیدوں کی اور اپنی فوج کو عزت دو اور ہمیشہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہو۔ وہ سرحدوں پر آپ کی جنگ لڑ رہی ہے، سوشل میڈیا پر آپ ان کی حفاظت کیجیے اور دشمن کے ہر قسم کے پروپیگنڈے کو ناکام بنائیں۔ یاد رکھو، اگر فوج کے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوئے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لائک اور شیئر کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ کمنٹس میں ISI زندہ باد ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور وطن عزیز کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔